हेलो एवरीवन। बेटा जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 2। इसमें अब तक आप लोगों ने जो है किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज कवर कर लिया है और इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं मीटर ब्रिज, जो कि एक एप्लीकेशन है, जो कि एक डिवाइस है जो बेस्ड है किस पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो सबसे पहले अगर मीटर ब्रिज की हम बात करें तो मीटर ब्रिज की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज़ यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। यानी कि किसी भी वायर का या किसी भी मटेरियल का अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करके या उसको मीटर ब्रिज यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, क्या तरीके होते हैं, कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीटर ब्रिज की डेफिनेशन, इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज क्या होता है, तो मीटर ब्रिज की डेफिनेशन आप सीधे यही लिखेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। यानी कि अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाला एक डिवाइस है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट स्टेप, किसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो अभी हमने बताया, इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। प्रिंसिपल, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, यानी कि जब बैलेंस कंडीशन में होगा, कहने का मतलब है कि जो इसकी वर्किंग है वो किस पे बेस्ड होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। उस केस में जब बैलेंस कंडीशन में होता है, और बैलेंस कंडीशन में हमने देखा था कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है उस टाइम P/Q इज इक्वल टू R/S। यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा कुछ इस तरह से, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज ये P/Q/R/S। ठीक है, तो उस केस में P/Q और R/S का जो रेशियो है वो क्या है, सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस कंडीशन में आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि जो मीटर ब्रिज है वो कैसे फॉर्म होगा, कैसे बनाया जाएगा, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। ये जो आपको ब्लू दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रिप्स ऑफ द कॉपर। यानी कि कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, पतली जो है शीट्स होती हैं, और उनको जो है एक वुडन उस पर लंबे से 1 मीटर का लकड़ी का वो ले लिया जाता है टुकड़ा, और उसके ऊपर उसको फिक्स कर दिया जाता है और साथ में उसके मीटर स्केल लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका मीटर स्केल लगा दिया जाता है। ये मीटर स्केल होता है। ठीक है, अब बेसिकली मीटर स्केल ये 1 मीटर का होता है, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर का। इसमें कंप्लीट अब देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 एंड होते हैं। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना होता है जिससे हम रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग, और ये जो अननोन वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से यानी कि यहाँ पे R और S, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द R एंड S। जैसे RS है उसी तरह से ये आपका हो गया। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि AB, ये क्या है, वायर की लेंथ है, मीटर ब्रिज के जो वायर है उसकी लेंथ होती है। अब इसको हम पूरे सिस्टम को एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे एक EMF या एक बैटरी, जनरली बैटरी एलिमिनेटर लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल A से और नेगेटिव टर्मिनल की से होते हुए B एंड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही की को ऑन करेंगे तो ऑन करते ही इसमें से करंट जो है फ्लो होगा। क्या होगा, करंट फ्लो होगा कुछ इस तरह से, और इस कंप्लीट सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा होगा।
ठीक है। तो अब बेसिकली जब यहाँ पे करंट आएगा वो यहाँ से इधर की तरफ आपका ऐसे, ठीक है, और इधर से जो करंट आएगा वो आपका इधर की तरफ भी जाएगा और इधर की तरफ, इस तरह से यहाँ पे करंट आपको मिलेगा। सिंपली यहाँ से आप चाहें तो ये स्ट्रिप है कॉपर की, तो इसको यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, ये करंट जो है ये ऐसे होकर के। अब होगा क्या कि जब बैलेंस कंडीशन में होगा, यानी कि अब उसके बाद से यहाँ से हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को से जॉकी अटैच करके, जॉकी एक वायर होता है, ठीक है, उस वायर को एक क्लिप जो है जो टच करने के लिए हम लगाया होता है उसको बोलते हैं जॉकी, ठीक है। तो यहाँ से इस जॉकी को हम क्या करेंगे, इस वायर पर मूव करेंगे, टच कराएंगे हर एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी कि नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, हम कहेंगे कि वो पॉइंट है क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पोजीशन है। तो सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज़ L, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर ये लेंथ होगी, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में ये कंडीशन आपको मिल गई। सर्किट ऑन करने के बाद से यहाँ पे सबसे पहले अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उस सूटेबल रेजिस्टेंस को, जो भी सूटेबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, उस सूटेबल रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम इसका जो है बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करें। जैसे मान ली 1 ओम का हमने निकाला, 1 ओम का निकाला और उसके बाद से देखा कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर आती है, 2 ओम निकाला, उसके बाद से देखा बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग L हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे और 2-3 बार निकाल करके जो भी हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका मीन निकालेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, बेसिकली क्या है, चूँकि ये जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो डेंसिटी है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मटेरियल है, मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम P/Q की बात करें तो P/Q रेजिस्टेंस ऑफ AJ, इसका रेजिस्टेंस, और JB इसका रेजिस्टेंस, दोनों क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा। P/Q की अगर हम बात करें तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वर्किंग में हमें क्या देखना है, आफ्टर टेकिंग अ सुटेबल रेजिस्टेंस R फ्रॉम द जॉकी इज मूव्ड, R फ्रॉम द RB, यहाँ पे RB कर लीजिएगा, जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर AB टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी कि जब तक गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ जाए तब तक मूव करते रहना है। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इफ J इज द बैलेंसिंग लेंथ, यानी कि J आपका बैलेंसिंग लेंथ है, तो P/Q इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AJ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ JB, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा L अपॉन सिग्मा इंटू 100 माइनस L। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R/S क्या हो जाएगा, R/S, क्योंकि P/Q किसके इक्वल है, R/S के, तो R/S आपका हो जाएगा L/100 माइनस L, और यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी R100 माइनस L, यानी कि इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसकी रेजिस्टिविटी अगर हमें फाइंड करनी है, इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA अपॉन L, रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, बेसिकली R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे S इज इक्वल टू, S इज द रेजिस्टेंस, तो S इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो मान लीजिए कि L डैश जो भी इस वायर की लेंथ होगी, यहाँ पे जो भी वायर लगा हुआ है उसकी लेंथ तो हमें नोन नहीं है, तो उसकी जो भी लेंथ होगी, ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे, L डैश, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, S जो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई R स्क्वायर, R इज द रेडियस ऑफ द दिस वायर, यानी कि जो भी यहाँ पे वायर लगा हुआ है जिसका हमें रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से इस फार्मूले और S की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी वायर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हम मीटर ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर बेटा बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है, जनरली पोटेंशियल नाम से ही क्लियर है कि बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप मेज़र करने का काम करता है, यानी कि पोटेंशियल मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी क्या डिवाइस यूज टू मेज़र एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अभी आगे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों पोटेंशियोमीटर ही ज़्यादा मतलब एक्यूरेट मेज़रमेंट करता है। तो इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे नल पॉइंट पे बेस्ड होता है, यानी कि नल पॉइंट पे बेस्ड होता है, जिसकी वजह से अदर रेजिस्टेंसेज यानी कि सर्किट में अदर जो पार्ट्स हैं, अदर अप्लायंसेज हैं, उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, उसका उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका इफेक्ट नेग्लेजिबल होता है। तो इसलिए ये एक्यूरेटली जिस भी वायर का जो भी चीज़ें अगर हमें मेज़र करनी है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप इजीली मेज़र कर सकता है। ठीक है, किसी भी सेल का पोटेंशियल मेज़र करना है या दो सेल को कंपेयर करना है तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर of uniform cross sectional area and composition, the potential drop across any length of the wire is directly proportional to its length। यानी कि अगर देखिए कि जो इसका बेसिक यानी कि किसी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, अगर कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर है उससे अगर कांस्टेंट करंट फॉर्म हो रही है, फ्लो हो रही है, तो जो भी उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी लेंथ के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके लेंथ के। कैसे? V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर के प्लेस पे रो एल बाई ए कर लेंगे। यहाँ पे आई इंटू रो, रो इज द कांस्टेंट कंपोजिशन, एरिया क्या है? कांस्टेंट हमने लिया ही है, करंट भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो आई रो ए इज द कांस्टेंट, इसको हमने लिख दिया के इंटू एल, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू हो गया के एल, यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, K इज इक्वल टू बी बाई एल, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ द SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द वोल्ट पर मीटर। इसकी SI यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो एक तरफ वोल्ट पोटेंशियल, दूसरी तरफ लेंथ, तो यहाँ पे इन दोनों का जो ग्राफ आएगा वो इनके रिस्पेक्ट में वो स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका मतलब कि वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के, यानी कि ये डिवाइस कैसे बनाया जाएगा, इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट आप देखिए, यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। ठीक है, एक स्ट्रिप ये है, एक स्ट्रिप ये है। ठीक, एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल आपको देख रहे हैं। यानी कि इसकी जो इसकी वायर की लेंथ होती है, जो ये वायर यहाँ पे लगा होता है, ये जो वायर है इसकी लेंथ 4 मीटर टू 10 मीटर तक रहती है। ठीक है, तो अभी हमने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है वो 4 मीटर वायर का है। ठीक है, तो 4 मीटर अगर इसका वायर है तो जाहिर सी बात है एक वुडन ब्लॉक पे स्ट्रिप्स ऐसे अरेंज कर दिए जाते हैं और इनको इससे करने, यानी कि 1-1 मीटर का, जाहिर सी बात है अगर हमें 4 मीटर का वायर लेना है सिंगल सा, या 10 मीटर का लेना है, तो हमें बहुत बड़ा जो है सर्किट बनाना पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो है वायर, एक्स्ट्रा वायर जो उसको कनेक्ट करने के लिए लगाने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगा कि वो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं कि जिससे छोटे छोटे स्ट्रिप्स लगा करके, तो ये जनरली 1 मीटर का होता है। तो हमें क्या है, अब 1 मीटर का ही स्पेस ऑक्यूपाई करना होगा। तो 1 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर 100 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेकर के 100, फिर यहाँ 100, फिर यहाँ से आता है 100, तो टोटल 4 मीटर वायर जो है का ये पूरा सर्किट आपका, मतलब पूरा जो पोटेंशियोमीटर है ये आपका बन गया। अब इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया इंड ए और इसको हमने मान लिया इंड बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए इंड पर हमने बैटरी का, या हाई एक्सटेंशन बैटरी, जनरली बैटरी एलिमिनेटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने एंड से कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल की ध्यान रखिएगा हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की के साथ कनेक्ट होगा, यानी कि जो भी स्विच होगा, स्विच जो है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए क्या होगा कि यहाँ से आपका क्या है की, और की से होते हुए यहाँ पे रियोस्टेट, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, और फिर इसको जो है इस रियोस्टेट्स को हम कनेक्ट कर देंगे किससे, बी से, बी एंड से। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो इस पूरे सर्किट में करंट ऐसे
फ्लो होगा, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे 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 इधर से होते हुए यहाँ पे, और ये पूरा कंप्लीट एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है। तो इस तरह से, और यहाँ पे साइड में क्या होता है, एक मीटर स्केल लगा होता है। अब यहाँ से ए एंड से लेकर के एक हम वोल्ट मीटर अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर, और जिसको हम जॉकी से कनेक्ट करके, तो हम देखेंगे बैलेंसिंग लेंथ उसकी फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो इसकी लेंथ है दैट इज़ एल लेंथ मान लीजिए है, तो एल लेंथ है, तो उस केस में V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और I इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि I यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हमने R लेट कर लिया, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिख सकते हैं। तो L यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई, और यहाँ से ये आपको क्या मिल गया, एक फार्मूला मिल गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके दो बेसिक एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन इसका क्या होता है बेटा, इसका यूज़ किया जाता है किस लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि दो सेल्स को कंपेयर करना, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग जो है इसके बाद से इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट आपका है इसका एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू प्राइमरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है, ये आपका पोटेंशियोमीटर डिवाइस है। इस पोटेंशियोमीटर डिवाइस को हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए, यानी कि किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड करना है या उसको कंपेयर करना है, दो सेल्स हैं तो उसका कंपैरिजन के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस, यानी कि जो हम पोटेंशियोमीटर को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें हमने यहाँ पर क्या लगा रखा था, एक वोल्टेज लगा रखा था, यानी कि एक सिंगल सेल लगा रखा था कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे क्या होगा, कंपेयर करना है तो दो सेल यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। एक सेल आपका ये है और दूसरा सेल आपका ये है। दिस इज ए सी एंड दिस इज द पॉइंट बी, और यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB से, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, और इसको लेकर के एक जॉकी जैसे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसका EMF E1 है और इसका EMF E2 है, ठीक है। एक सूटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स से सूटेबल रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। की को ऑन किया तो पूरे सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू किया, और उसके बाद से हम जॉकी को इधर से इधर की तरफ स्लाइड करना शुरू करेंगे। तो जैसे स्लाइड करना शुरू किए तब तक स्लाइड करेंगे जब तक जो है क्या हो कि नल पॉइंट, यानी कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए। तो मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन AJ पर आ रहा है, ठीक है। तो लेट null deflection in galvanometer is found to be at AJ, और इसको हमने मान लिया L1, ठीक है। अगर इसी के साथ let K is the potential gradient of the cell, यानी कि जो सेल है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने क्या मान लिया, दैट इज K। पोटेंशियल ग्रेडियंट along, यहाँ से लेकर के इस पूरे वायर AB तक, along AB। तो इस केस में अगर हम E1 के जैसे ही हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, की को इंसर्ट करेंगे पहले केस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, व्हेन
इसको K1 कह दीजिए और दिस इज K2। K1 इज इंसर्टेड, जैसे ही K1 इंसर्ट हुआ तो उस केस में आपको ये कंडीशन मिल रही है, दैट इज E1 इज इक्वल टू KL1। उसी तरह से व्हेन, यानी कि जैसे इसको इंसर्ट किया मतलब कि ये वाला सेल सर्किट में लग गया, ये अभी सर्किट से बाहर है। अब अगर हम इसको ऑफ कर लेंगे और इसको ऑफ करने के बाद K2 को इंसर्ट कर देंगे, मतलब कि इसको ऑन करेंगे, तो मान लीजिए कि बैलेंसिंग पॉइंट कहीं और मान लीजिए मिल रहा है, दिस इज द J1, ठीक है। व्हेन K2 इज इंसर्टेड, उस केस में क्या होगा, लेट नल डिफ्लेक्शन इन galvanometer is found to be at AJ1 is equal to L2. This implies E1 is equal to KL2। दोनों को कंपेयर करिए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से आपको क्या मिला, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, दिस सिंप्लाइज L1 अपॉन L2। इससे क्या पता चला, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो आप जो है कंपेयर कर सकते हैं सेल्स का ईएमएफ, दो सेल्स का ईएमएफ इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से इसका जो सेकंड यूज़ है, यानी कि टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यूज़ करके हम प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ये आपका पोटेंशियोमीटर सेम सेटअप है, उसमें कोई ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है, सीधे वही सेम चीज़ें हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए इसका EMF दैट इज़ E1, ये आपका प्लस है माइनस है, ठीक है। इस सेल का हमें क्या निकालना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, K1 को क्लोज कर देंगे। यानी कि K1 को जैसे क्लोज करेंगे तो एक कांस्टेंट करंट क्या होगा, इस पूरे सर्किट में ऐसे फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। तो उस केस में यानी कि क्लोज द K1 या क्लोजिंग K1, क्लोजिंग की K1, पूरे सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। उस केस में लेट जो भी बैलेंसिंग लेंथ है, लेट L1 इज बैलेंसिंग लेंथ। तो उस केस में जो आपका EMF है, क्योंकि क्लोज करेंगे तो ये पूरा सर्किट में लगा हुआ होगा, दैट इज E1 इज इक्वल टू KL1, ये आपका बन जाएगा। उसी तरह से जैसे ही आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकाल लिया और K2 को क्लोज कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला और K2 को क्लोज किया, क्लोजिंग K2 एंड टेकिंग suitable resistance and taking suitable resistance from resistance box। रेजिस्टेंस बॉक्स से सुटेबल रेजिस्टेंस अगर हम लेंगे तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, और टर्मिनल वोल्टेज जो होगा दैट इज V इज इक्वल टू लेट L2 इज बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ का यहाँ पे मतलब ये है कि वो लेंथ जिस पर क्या हो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो लेंथ हम यहाँ पे उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ L2। तो उस केस में V इज इक्वल टू KL2, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपको
क्लियर हो गई। इसको चाहो तो E1 ना लिख करके E1 भी आप लिख सकते हो, ज़्यादा इजी रहेगा, और इसको कुछ मत मेंशन करिए। तो यहाँ पे आपको मिल गया V इज इक्वल टू KL2। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। क्या जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 और 2 से अगर आप देखेंगे क्या जाएगा, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो E/V इज इक्वल टू L1/L2। E/V इज इक्वल टू L1/L2 according to ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर I करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, देन E इज इक्वल टू I R प्लस R। R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपको मिल गया I इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। क्यों होगा, क्योंकि सिंस V इज इक्वल टू IR फार्मूला होता है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो गए, तो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे R प्लस R हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद से यहाँ पे वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे, E के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन 3। फ्रॉम 3 अगर देखें तो E के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, I R प्लस R अपॉन V के प्लेस पे IR लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू L1/L2, I कैंसिल, और यहाँ से आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, R प्लस R इज इक्वल टू L1/L2 इंटू R, स्मॉल r इज इक्वल टू L1R अपॉन L2 माइनस R। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी L1/L2 माइनस 1 इंटू R। R कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका फार्मूला बन गया किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का। चाहे तो आप इसको एलसीएम ले लेंगे, तो L1 माइनस L2/L2 इंटू R हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ R इज इक्वल टू L1/L2 माइनस 1 इंटू R। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बस सीधे सिंपल सा फंडा है, आपको ये मेथड यूज़ करना है। इसके साथ जो है आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको इस सेल का मिल जाएगा। ये जो प्राइमरी सेल है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि भाई सुपीरियरिटी क्या है, क्यों हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करें। वोल्टमीटर से भी तो पोटेंशियल मेजर कर सकते थे, लेकिन वोल्टमीटर ना यूज़ करके हम पोटेंशियोमीटर ही क्यों यूज़ करें, इसकी क्या ज़रूरत है या सेंसिटिविटी क्या होती है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बताते हैं। तो सुपीरियरिटी की अगर हम बात करें, पोटेंशियोमीटर क्यों ज़्यादा सुपर है वोल्टमीटर के कंपैरिजन में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो ऐसा डिवाइस होता है, यानी कि नल मेथड डिवाइस होता है। नल मेथड डिवाइस का मतलब क्या है कि इसमें नल पॉइंट पर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होती है, यानी कि कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होती है। इसका मतलब कि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इज अ नल मेथड डिवाइस, नो करंट इज drawn from the cell at null point, so there is no potential drop due to internal resistance of the cell, so it measures potential difference in an open circuit, यानी open circuit में potential difference measure कर सकता है, और open circuit में क्या होगा, actual potential measure होगा। ठीक है, सेल का यहाँ पे क्या है, but voltmeter requires a small current for its operation, इसके ऑपरेशन के लिए स्मॉल करंट उसको देना पड़ेगा, चाहिए ही होगा। सो वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट विच इज़ लेस दैन, यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करेगा क्लोज सर्किट में, वो क्या होगा, हमेशा एक्चुअल ईएमएफ सेल के एक्चुअल ईएमएफ से लेस होगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है ये फार्मूला। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि एक्चुअल जो है कम होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से करंट का विड्रॉ करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये इसका मेजर कॉज है।
नोट डाउन करिए। तो बेटा नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी, यानी कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी से क्या मतलब है, तो सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की हाई होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में कैपेबल है तो हम कहेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी हाई है। यानी कि पोटेंशियोमीटर इज़ द सेंसिटिव इफ़ इट इज़ अ कैपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या ध्यान रखना है, इट शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है अगर उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ में चेंज होने लगे, तो बैलेंसिंग लेंथ में अगर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी किसी भी पोटेंशियोमीटर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का जो मेन फैक्टर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस करना। पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस करने का मतलब है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब कि हमें लेंथ को इंक्रीज करना होगा। तो पहला फैक्टर है बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के जो लेंथ है उसको हम इंक्रीज कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से बाय रिड्यूसिंग करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, यानी कि रियोस्टेट की हेल्प से सर्किट से जो करंट है उसको अगर हम रिड्यूस कर दें तो भी हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है। इसमें अब न्यूमेरिकल पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे। मैक्सिमम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, आई थिंक सफिशिएंट अभी क्वेश्चंस हैं। पहले आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।